हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इस डर को भगाने के लिए हम लोग को करना पड़ता है खूब सारा मेहनत। और दोस्तों, इसी मेहनत की श्रृंखला में अभी हम लोग इकॉनमी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी रेलेवेंट कंटेंट जिससे आपको यूपीएससी क्लियर करने में हेल्प हो सकता है वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। आइए, क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। खैर, आइए क्वेश्चन नंबर 18 एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया स्टार्ट करते हैं। तो 18th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी इज अ फीचर ऑफ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। बिल्कुल सही बात है। दो टाइप का एक्सचेंज रेट रिजिम होता है, वैसे एक तीसरा भी होता है। एक होता है फ्लोटिंग और एक होता है मैनेज्ड, या जिसको बोलते हैं पेग्ड। फ्लोटिंग और मैनेज। फ्लोटिंग का मतलब है कि मार्केट ही जो है डिटरमाइन करती है करेंसी का एक्सचेंज रेट, और मैनेज्ड या पेग्ड में जो है एक जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करती है चीज़। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के केस में जब करेंसी का प्राइस बढ़ता है तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। करेंसी का जो वैल्यू है वो घटता है तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। मैनेज्ड या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब करेंसी का जो प्राइस को बढ़ाते हैं, यहाँ तो खुद ही गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही है तो वो खुद ही बढ़ाएगी उसके वैल्यू को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन। और जब घटाते हैं तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो खैर, ये याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है। दूसरा देखिए, द ऑफिशियल एनुअल रेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट आर फिक्स्ड बाय कंट्री। देखिए, ये एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अलग चीज़ है, एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट अलग चीज़ है। तो एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि कोई स्टॉक है, इसका कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 5 करोड़ है। एक साल में यही स्टॉक का वैल्यू बढ़ करके 6 करोड़ हो गया, तो इसका वैल्यू एप्रिसिएट किया बाई 1 करोड़। ठीक है। और डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट का मतलब क्या है, जैसे कार है 10 लाख का, 10 लाख का कार है और ये 10 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा। तो 10 साल के बाद इस कार का वैल्यू हो जाएगा मान लीजिए 0। तो हर साल इसका वैल्यू कितना घट रहा है, 1 लाख घट रहा है। तो इस कार में कितना डिप्रिसिएशन है, 10% डिप्रिसिएशन है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट का जो रेट है वो फिक्स किया जाता है बाय ए कंट्री। ठीक है, लेकिन एप्रिसिएशन का कोई रेट फिक्स नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑफिशियली एप्रिसिएशन का कोई रेट फिक्स नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट जो है, जिसको कि वियर एंड टीयर भी बोलते हैं, आप जब इकोनॉमी ये जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। तो ये याद है ना आपको, डिप्रिसिएशन को घटाना। खैर, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। आइए दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैर्न्स ग्रुपिंग। देखिए, कैर्न्स ग्रुपिंग क्या है आप पहले ही समझ लीजिए। ये उस टाइप के नेशंस हैं, थोड़े डेवलप्ड नेशंस, जो एग्री प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ये ग्रुपिंग में है ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। और ये ग्रुपिंग के इंडिया के अगेंस्ट बात करता है। देखिए, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का दुश्मन है, बट एग्रीकल्चर के केस में ये ग्रुप जो है इंडिया के अगेंस्ट है इन द डब्ल्यू टी ओ। ये क्या बोलता है कि इंडिया को अपना एग्री मार्केट को लिबरलाइज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो है इस कंपटीशन को फेस करने के लिए रेडी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग नेशंस डिमांडिंग लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड। बिल्कुल सही बात है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप। नहीं, इंडिया के तो अगेंस्ट ये ग्रुप है। इंडिया और इस टाइप के कंट्रीज जो एग्री ट्रेड में को लिबरलाइज नहीं कर रहे हैं, उसी के तो अगेंस्ट ये ग्रुप फॉर्म हुआ है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज बेसिकली इनकरेक्ट। तो 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ऑलराइट, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
exports from the countries under the generalized system of preference list are subjected to lower import tariffs on all commodities। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि जीएसपी क्या होता है। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है ये यूएस देती है कुछ कंट्रीज़ को। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जिस कंट्री को भी देगी, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को देती है तो इंडिया के से जितने भी प्रोडक्ट्स यूएस में जा रहे हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स को यूएस जो है उस पर जीरो या फिर लो टैरिफ लगाएगा। लेकिन देखिए, तो एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज अंडर द जीएसपी लिस्ट आर सब्जेक्टेड टू लोअर टैरिफ्स ऑन ऑल कमोडिटीज, नहीं, ऑन सम कमोडिटीज। और इससे दोस्तों इंडिया को ये जीएसपी लिस्ट से यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2019 में बाहर निकाल दिया था। ट्रम्प की सरकार थी उस टाइम, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देख लीजिए, माफ करिएगा, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस इज अ ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस है ये एक एग्रीमेंट है अंडर यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और ये डेवलप्ड कंट्रीज के बीच का एग्रीमेंट नहीं है, ये आपका है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का एग्रीमेंट। ये देख लीजिए, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, ये एग्रीमेंट है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज प्लस डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ताकि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए। ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने को लेकर के ये एग्रीमेंट है और इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इज मेंबर। तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस इज अ एग्रीमेंट बिटवीन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड एम इज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर, क्योंकि इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो खैर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर है दोस्तों इनकरेक्ट, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरटीपी रिजर्व ट्रांसपोजिशन इज आर करेक्ट। देखिए, आपको मैं कल बताया था कि आईएमएफ जो है वो पर हर कंट्री की जीडीपी और भी कुछ क्राइटेरिया के आधार पर उसका एक कोटा तय करती है, एसडीआर कोटा तय करती है। तो इस एसडीआर कोटा का लगभग 75% जो है और 25% ऐसे डिफरेंट, इसको दो तरीके से बांटा गया है। तो ये जो 25% ऑफ द एसडीआर है इसको बोलते हैं आरटीपी, रिवर्स ट्रांसपोजिशन। ठीक है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, इसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है पैसा जो रखती है, मनी सबमिट करके रखती है, उस पर उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो क्राइसिस के दौरान ये पैसा तुरंत ले सकती है, प्लस जब गवर्नमेंट यहाँ से पैसा उठाएगी, इस आरटीपी का यूज करके पैसा उठाएगी, तो उस गवर्नमेंट को भी आईएमएफ को कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है, तो द रिजर्व ट्रांस इज बेसिकली एन इमरजेंसी अकाउंट दैट आईएमएफ मेंबर कैन एक्सेस एट एनी टाइम। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए कि द रिजर्व ट्रांस दैट कंट्रीज होल्ड विद द आईएमएफ आर कंसिडर्ड देयर फैसिलिटीज ऑफ फर्स्ट रिसोर्ट। बिल्कुल, सबसे पहले वो लोग आरटीपी से ही पैसे लेते हैं, क्योंकि आरटीपी से पैसा लेने का मतलब है कि कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह देना नहीं है। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए, टू हैव एक्सेस टू रिजर्व ट्रांस कंट्री नीड टू पे सर्विस चार्ज ऑफ फिक्स अमाउंट अलॉन्ग विथ सम कंडीशंस ऑफ आईएमएफ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पैसा उसी गवर्नमेंट ने ही जमा करके रखा है, ठीक है, अपने कोटा के अनुसार से, ठीक है। प्लस इसमें पैसे को जमा जब करके रखा है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया है, मीन्स कि ये पैसा गवर्नमेंट कभी भी यहाँ से उठा सकती है। इसके बियॉन्ड, आरटीपी के बियॉन्ड जाने के केस में जो गवर्नमेंट है उसको कुछ कंडीशंस को भी फुलफिल करना होगा और प्लस उसको कुछ सर्विस चार्ज भी पे करना पड़ सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग आप जान रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट से देखें, ईसीबीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बोरो अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड्स फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, इंडिया के बाहर से आप अच्छा खासा पैसा बोरो कर ले रहे हैं, वो भी क्या, लंबे समय तक के लिए, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो उसको प्रोडक्टिव एसेट में
क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इंटरेस्ट रेट ऑफ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स आर स्लाइटली हायर कंपेयर टू द डोमेस्टिक फंड्स। अगर ऐसा होता तो डोमेस्टिक फंड से ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट लोन लेना चाहती ना, बाहर से लोन ही क्यों लेती। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो कॉमर्शियल जो कॉरपोरेशंस हैं इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा लोन जो है बाहर से लेकर के रखी हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट फिक्स्ड करेंसी रेजिम एंड फ्लोटिंग करेंसी रेजिम। सिंपल सी बात है, फिक्स्ड करेंसी रेजिम और फ्लोटिंग करेंसी रेजिम। फ्लोटिंग करेंसी रेजिम का मतलब क्या है कि ये है मार्केट डिटरमाइंड, और ये इसको क्या है, गवर्नमेंट ही खुद फिक्स कर रही है करेंसी का वैल्यू। ठीक है, चलिए देखिए, इन ए फिक्स्ड करेंसी रेजिम द एक्सचेंज रेट ऑफ पर्टिकुलर करेंसी इज फिक्स्ड बाय आईएमएफ नहीं, बाय द गवर्नमेंट, और कई बार सेंट्रल बैंक। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक। लेकिन आईएमएफ के पास ये पावर कैसे दे देंगे कि आप हमारे करेंसी का जो वैल्यू फिक्स करो। ठीक है, तो उससे अच्छा तो फ्लोटिंग में ही डाल देते हैं कि भाई मार्केट ही डिटरमाइन कर ले। ठीक है, कम से कम मार्केट फेयरली तो डिटरमाइन करेगा। आईएमएफ तो ऐसा भी हो सकता है किसी कंट्री के अगेंस्ट उसका वैल्यू, करेंसी का वैल्यू सेट करना शुरू कर दे। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, इन द फ्लोटिंग करेंसी रेजिम और डोमेस्टिक करेंसी इज लेफ्ट फ्री टू फ्लोट अगेंस्ट करेंसी बास्केट ऑफ आईएमएफ नहीं, इज लेफ्ट फ्री टू फ्लोट अगेंस्ट ऑल द करेंसीज इन द मार्केट में जो भी करेंसीज अवेलेबल है उनके अगेंस्ट फ्लोट करने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। आईएमएफ से दोनों में से किसी का लेना देना नहीं है दोस्तों। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। क्वेश्चन 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट करेंट अकाउंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली दो अकाउंट होते हैं, एक तो करंट और एक कैपिटल अकाउंट। बाकी करंट अकाउंट में क्या क्या आता है वो आपको पता है कि ट्रेड का एक्सपोर्ट्स जिसको विजिबल बोलते हैं, फिर इनविजिबल का एक्सपोर्ट्स जिसमें कि सर्विसेज आती है। ठीक है, फिर इनकम आता है, और फिर आता है ट्रांसफर्स आता है। जैसे ट्रांसफर्स के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, रेमिटांस आ जाएगा, गिफ्ट आ जाएगा, डोनेशन आ जाएगा, और ग्रांट आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैपिटल अकाउंट के अंदर में क्या आ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, एफडीआई, एफपीआई। ठीक है, फिर लोन आ जाएगा, फिर एनआरआई डिपॉजिट, ये सब आ जाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है, एकदम याद ही रहना है। ठीक है, खैर तो 24 का देखिए क्वेश्चन, करेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, हर गवर्नमेंट मेंटेन करती है, जनरली ये काम दे दिया जाता है उस गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक को। फिर देखिए दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया में ये अकाउंट को मेंटेन करती है आरबीआई। ठीक है, तीसरा देखिए, करेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन इकोनॉमी सोन इन दिस अकाउंट आर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्राइवेट रेमिटांसेस एंड ट्रांसफर्स। करेंट ट्रांजेक्शन्स यानी करेंट अकाउंट में देखिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बिल्कुल ट्रेड, फिर देखिए इंटरेस्ट पेमेंट, देखिए आपका क्या था, सर्विसेज के बाद था आपका इसमें आ जाएगा लोन के ऊपर में इंटरेस्ट जो है करंट अकाउंट में आ जाएगा, लोन जो है कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल, फिर प्राइवेट रेमिटांसेस जो है करंट अकाउंट में आ जाएगा, ट्रांसफर्स जो भी करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये वाला चार्ट जो है ना आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। बीओपी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फिगर आउट करना है। ऑलराइट, पहले देखिए, इट इज एन आउटकम ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन इकोनॉमी विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन 1 ईयर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट ही है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, देखिए करेंट अकाउंट हो या फिर कैपिटल अकाउंट हो, इसका मतलब क्या है कि ये इंडिया के बाहर के साथ, इंडिया से बाहर कितना पैसा गया और बाहर से इंडिया में कितना पैसा है, इसी चीज़ को तो ये मेंशन कर रहा है ना, टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ द इकोनॉमी विथ आउटसाइड वर्ल्ड। तो यही है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, अ निगेटिव बीओपी इज अनफेवरेबल फॉर एन इकोनॉमी इवन एवरी टाइम इट अकर्स। ऐसा नहीं है,
निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अनफेवरेबल होना जरूरी नहीं। मान लीजिए कि हमारा कैपिटल अकाउंट के कारण, कैपिटल डिफिसिट के कारण हमारा बीओपी थोड़ा निगेटिव है, तो जो कैपिटल हम लोग के पास आज के डेट में एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो या हम लोग एक्स्ट्रा बाहर दे रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने ही वाला है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि मान लीजिए हमारे पास डेफिसिट है, बट हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी, फॉरेक्स रिजर्व भी इतना है कि हम लोग उस डेफिसिट को पे कर सके आसानी से बिना कोई प्रॉब्लम के लिए, तो वो हमेशा अनफेवरेबल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए निगेटिव बीओपी ऑलवेज रिजल्ट्स इन बीओपी क्राइसिस, ऐसा नहीं है। हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत टाइम से निगेटिव ही है, बट बीओपी क्राइसिस सिर्फ 91 92 में देखने के लिए मिला, ठीक है। जैसे इंडिया के केस में 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना डेफिसिट रहता है जीडीपी का 2.5 से 3%, तो उतना सस्टेनेबल। अगर इससे ज़्यादा निगेटिव रहता है तो फिर वो अनसस्टेनेबल होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ लीड कर सकता है। तो निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ लीड नहीं करेगा, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो 23rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इट इज ए करेंसी विच इज यूजुअली अवेलेबल इन इट्स फॉरेक्स मार्केट एंड इट इज मोस्ट वोलेटाइल इन नेचर, आइडेंटिफाई द करेंसी डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टेटमेंट। तो ये करेंसी बेसिकली है सॉफ्ट करेंसी दोस्तों, ठीक है। तो सॉफ्ट करेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उतना डिमांड नहीं है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी, ठीक है। फिर जो हार्ड करेंसी होती है, देखिए सब कुछ समझिए, हार्ड करेंसी का मतलब क्या है, सप्लाई तो ठीक है लेकिन डिमांड इसकी हमेशा ही ज़्यादा ही रहती है, जैसे कि डॉलर। सॉफ्ट करेंसी में हो गया आपका रुपीज़, हार्ड करेंसी में हो गया आपका डॉलर, इसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि हर जितना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और डॉलर में ही हो रहा है, ठीक है। तो हार्ड करेंसी का डिमांड अच्छा खासा रहता है, ठीक है। फिर देखिए हॉट करेंसी उसको बोलते हैं जब हार्ड करेंसी किसी इकोनॉमी को छोड़ना शुरू कर दे, जैसे इंडिया मान लीजिए बहुत सारा डॉलर इन्वेस्टेड है, जब ये डॉलर इंडिया से बाहर जाना शुरू कर देगा अचानक से, तो इसी हार्ड करेंसी को हम लोग बोलेंगे हॉट करेंसी, ठीक है। तो ये हो गया हॉट करेंसी। अब देखिए हीटेड करेंसी किसको बोलते हैं, हीटेड करेंसी उसको बोलते हैं जैसे इंडिया से डॉलर मान लीजिए बाहर जा रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है, तो डॉलर तो क्या हो गया हॉट करेंसी, डॉलर हो गया हॉट करेंसी। और ये चूंकि बाहर जा रहा है तो ये रुपीज़ को क्या कर देगा, हीटेड कर देगा, यानी रुपी के वैल्यू को डिवैल्यू, रुपी का जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट होना शुरू कर देगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मतलब रुपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पास मार्केट में और डॉलर बहुत कम हो जाएगा, और रुपी का वैल्यू जैसे 70 रुपये है मान लीजिए, एक डॉलर पे 70 रुपये, वो सीधे चला जाएगा $1 पे 100 रुपये, $1 पर 150 रुपये, इस टाइप का चीज़ होने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं हीटेड करेंसी या फिर हैमर्ड करेंसी, ठीक है। फिर है चीप करेंसी उसको बोलते हैं जिस करेंसी में लोन लेने के लिए आपको कम ही इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चीप करेंसी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट करेंसी। आपको सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, हार्ड करेंसी, चीप करेंसी, ये सारा कुछ एकदम अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो SEZ के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया हैड सेटअप एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन कांदला अंडर SEZ पॉलिसी इमीडिएटली आफ्टर SEZ एक्ट वाज पास्ड। सबसे पहले समझ लीजिए कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट वाज पास्ड इन 2005, ठीक है। लेकिन ये जो कांदला का जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ना, कांदला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज स्टार्टेड इन ईयर 1965 इटसेल्फ। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। SEZ एक्ट आने के तुरंत बाद कांदला EPZ नहीं स्टार्ट हुआ है, कांदला EPZ तो उसके 40 साल पहले ही से स्टार्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, द SEZ से कैन बी सेटअप बाई ईदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स और इवन प्राइवेट सेक्टर इन ईदर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बट नॉट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये गलत है दोस्तों। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखिए, एग्री एक्सपोर्ट को भी तो हमें प्रमोट करना है ना, तो एग्री एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एग्री सेक्टर में भी SEZ ओपन किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या आपका इनकरेक्ट है।
तीसरा देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा फैसिलिटी इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिहाइंड एसीजेड। तो ये बिल्कुल सही है, एसीजेड का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, पहला गलत है दूसरा गलत है, तो तीसरा सही। एसीजेड के ऑब्जेक्टिव में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट करना, एक्सपोर्ट प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, इंप्लॉयमेंट प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रमोट करना, यही सब इसका ऑब्जेक्टिव है। देख लीजिए क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है एसीजेड का, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट करना यानी जीडीपी बढ़ जाए, एक्सपोर्ट्स प्रमोट करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये एक टर्म है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स दिस डॉक्ट्रिन। देखिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक कंपनी जो है सिर्फ टैक्स बचाने के लिए उस टैक्स को मतलब ट्रांजैक्शंस को अलग अलग फॉर्म में दिखा रही है, अलग अलग फॉर्म में दिखा रही है कि ये पैसा इधर चला गया, ये पैसा इधर चला गया। लेकिन जो टैक्स इवैल्यूएशन करने वाली जो एजेंसीज हैं वो देखेंगे कि इस पैसे का रियल यूज कहाँ हुआ है, ठीक है, या इंटेंशन क्या था, इंटेंशनल ये पैसा किस तरह से मूव हुआ है, इंस्टेड ऑफ कि किस फॉर्म में उसको मूव किया गया है सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। और उस आधार पर, इंटेंशन के आधार पर वो टैक्स को एसेस करेगी, ना कि किस फॉर्म में उस मनी को ट्रांजैक्ट किया गया है इस आधार पर। तो इसी को बोला जाएगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो पहला देखिए, द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड पर्पस ऑफ एन अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट। बिल्कुल एकदम यही इसका राइट स्टेटमेंट है दोस्तों, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। ठीक है, 28th क्वेश्चन। 29th देख लेते हैं हम लोग। Which of the following things may happen if domestic currency is depreciating in context of foreign currency borrowings? यानी जो डोमेस्टिक करेंसी है जैसे रुपीज़ है, इसका वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, और डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। यानी जैसे $1 के अगर मिल रहा था पहले 80 रुपीज़ में, अब वही $1 मिल रहा है 100 रुपीज़ में। यानी एक ही डॉलर खरीदने के लिए आपको 100 रुपीज़ जब देना पड़ा, तो रुपीज़ का वैल्यू क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। तो पहले देखिए, डेट सर्विस लायबिलिटी वुड डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। पहले मान लीजिए आपने $100 ले रखा था, तो $100 को डेट चुकाने के लिए आपको 100 × 80 8,000 रुपये देना पड़ता। अब आपको वही $100 चुकाने के लिए 100 × 100 10,000 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। तो डेट सर्विस लायबिलिटी वुड नॉट डिक्रीज, इट वुड इंक्रीज। पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, मोर डोमेस्टिक करेंसी वुड बी रिक्वायर्ड टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल, अब 100 रुपये देने होंगे आपको $1 खरीदने के लिए, 80 रुपये देने से आपका $1 नहीं मिलेगा। तो दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, कुड क्रिएट कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। बिल्कुल, कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, जो भी कॉर्पोरेट बाहर से आपका लोन ले करके रखा है, ठीक है, तो अब उसी लोन को चुकाने के लिए वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ अरेंज करना होगा, उसका प्रॉफिट धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस भी हो सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इज ए लेंडिंग फैसिलिटी टू हेल्प मेंबर्स विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ऑलराइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी। देखिए, आप समझ सकते होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ऐसे भी जो है नॉर्मली IMF से आप RTP या रिजर्व ट्रांसपोजिशन या फिर अपने SDR से जो है पैसा तो ले ही सकते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स में पैसा रिटर्न करने में कैपेबल नहीं है, तो आप उस पीरियड को बढ़वा भी सकते हैं। तो इसको बोला जाएगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है। इसको बोला जा रहा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ IMF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ IMF। ये BOP को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स।
तो टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन हाई यील्डिंग एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ए बिजनेस। देखिए दोस्तों, प्लांट मशीनरी इन सब में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको एफपीआई नहीं बोलते, उसको एफडीआई बोलते हैं। ठीक है, एफपीआई का तो मतलब क्या कि ये सीधा स्टॉक्स और बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शेयर में, बॉन्ड में, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि फिजिकल एसेट्स में। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, एफडीआई इन्वेस्टर्स कैन क्विकली डिपार्ट फ्रॉम द कंट्री एज दे इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड। नहीं, ये तो उल्टा है, ये हो गया एफपीआई इन्वेस्टर्स। एफपीआई इन्वेस्टर जो है तुरंत किसी इकोनॉमी से निकल सकते हैं क्योंकि वो लोग स्टॉक और बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, ना कि फिजिकल एसेट में। एफडीआई इन्वेस्टर तो क्या करते हैं, फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो तुरंत नहीं निकल सकते हैं क्योंकि फिजिकल एसेट को लिक्विडेट करने में टाइम लगेगा, प्लांट को, मशीनरी को, लैंड को, इन सबको बेचने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, तो तुरंत वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कंपनीज बेस्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया दैट मेक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन द कंट्री। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। तो IFSCA। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया में एक, गुजरात में एक IFSC है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। तो ये भी आपका एक टाइप का IFSC है, ये भी क्या है, एक IFSC है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ठीक है, तो देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। देखिए, सब कुछ सही है, बट ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको क्रिएट नहीं किया जाता है, इसको क्रिएट किया जाता है बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी IFSCA इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, तो पहला स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, एन IFSC इज ए जुरिस्डिक्शन दैट प्रोवाइड्स वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द लोकेशन वेयर द IFSC इज लोकेटेड। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ये जो भी हेल्प प्रोवाइड करेगा, जैसे गिफ्ट सिटी बनाई गई है दोस्तों, ऐसा थोड़ा कि इंडिया के बाहर के सिर्फ कंपनीज या इन्वेस्टर्स को ही सपोर्ट करने के लिए बनाया जाएगा इतने इन्वेस्टमेंट। इंडियन इन्वेस्टर्स जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनको भी ये सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी नॉट एक्सक्लूसिवली, ये होगा रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों को डोमेस्टिक करेंसी यानी कि इंडिया के ही करेंसी में सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ लीजिए कि सिर्फ नॉन रेजिडेंट को सारी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी, रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स दोनों को ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज बेसिकली रॉन्ग। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। आप गिफ्ट सिटी गुजरात के बारे में जरूर पढ़िएगा, कभी भी न्यूज़पेपर में आए या ऐसे आप गूगल करके आर्टिकल उसके बारे में पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आर करेक्ट। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि जैसे एक्सपोर्टर्स हैं वो बाहर पैसा, ये बाहर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए, ठीक है, बट उनको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें कुछ रिस्क है, तो इसी रिस्क को इंश्योर करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कौन, आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए इसमें, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है, यही करता ही ये। दूसरा देखिए, इट इज पार्सली ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड पार्सली बाय कंसोर्शियम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी ये बोल रहा है कि इसका जो ओनरशिप है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का ओनरशिप ये बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और प्लस आपका कंसोर्शियम ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के पास में है। लेकिन ऐसा है कि इसमें CII का कोई रोल नहीं है, ये 100% जो है ये टोटली ओन किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रिमेंबर कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज टोटली होली ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, ECGC हैज लॉन्च्ड निर्भीक स्कीम। निर्भीक का मतलब क्या है कि जो डर नहीं जिसको लगता है, निर्भीक स्कीम का अर्थ यह है कि जिसको डर नहीं लगता, यानी कि आप बिना डरे एक्सपोर्ट करो,
ठीक है। बाकी आपका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो सब हम लोग डील कर लेंगे। तो ये निर्भीक स्कीम ईसीजीसी ने ही रिलीज किया है, टू प्रोवाइड हाई इंश्योरेंस कवर, रिड्यूस्ड प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स एंड ए सिंप्लीफाइड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 and 3 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव प्रोविजंस टू फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस मेंबर्स, आइडेंटिफाई सच एग्रीमेंट अमंग गिवन बिलो। तो देखिए बहुत सारे टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से शुरुआत होती है, लोवेस्ट लेवल है। यहाँ पर कुछ सर्टेन गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया जाता है। पीटीए के बाद आती है एफटीए या फिर सेपा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर बहुत टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कवर किया जाता है। सेपा वगैरह में क्या होता है कि एफटीए के साथ साथ आपका और भी चीज़ें डील की जाती हैं, ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का मतलब ये है दोस्तों, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है ये इकट्ठे एक कस्टम यूनियन की तरह काम करेंगे, यानी ये कंट्री ये कंट्री ये कंट्री ये कंट्री ये कंट्री ये सारे एक कस्टम यूनियन के अंदर आ गए। ये एक दूसरे के बीच में तो कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और बाहर से इन कंट्रीज के बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर कॉमन टैक्स लगाएंगे। तो ये हो गया आपका कस्टम यूनियन, ठीक है। फिर आता है आपका कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट में दोस्तों कस्टम यूनियन वाली चीज़ें तो होती ही है, और साथ के साथ ये फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल को प्रमोट करता है, और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वगैरह सब कुछ इसमें क्या किया जाता है, हार्मोनाइज कर लिए जाते हैं, यानी कि एक ही टाइप के ऐप से आप टैक्स फाइल कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसका 34 का राइट आंसर क्या है? कॉमन मार्केट है। बाकी देखिए दोस्तों इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, कॉमन मार्केट का एग्जांपल हो जाएगा आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इकोनॉमिक यूनियन का भी एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ही हो जाएगा। कॉमन मार्केट का एग्जांपल हो जाएगा यूरोपियन कॉमन मार्केट, ठीक है। और इकोनॉमिक यूनियन का एग्जांपल हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन और ज़्यादा मतलब लिबर्टी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर समझ लीजिए कि आप फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ एकदम सेम हो जाती है, जैसे कि करेंसी का वैल्यू बढ़ाना है या घटाना है सबको मिल करके ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है घटाना, ये सब कुछ सारी कंट्रीज इकट्ठे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इकोनॉमिक यूनियन। तो खैर 34 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कॉमन मार्केट। ए आंसर नहीं है, इसका आंसर है सी। ये है कॉमन मार्केट, ये इसका राइट आंसर है। ए कॉमन मार्केट इज ए कस्टम यूनियन विथ प्रोविजंस टू फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस मेंबर्स एटसेट्रा। और यूरोपियन कॉमन मार्केट इसका एक एग्जांपल है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट इज आर करेक्ट? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, जो जिस इंटरेस्ट रेट पर जो ग्लोबल बैंक्स हैं वो एक दूसरे को लेंड करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, लाइबोर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक्चुअली ये गलत है। लाइबोर से दोस्तों आपको पता होगा कि 2023 में आरबीआई ने बोला कि हम लोग को लाइबोर से हम लोग पीछे हट रहे हैं। दो सिस्टम था लाइबोर, ये तो इंटरनेशनल हो गया, और एक सिस्टम था माईफोर, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। तो लाइबोर और माईफोर से हम लोग पीछे हट रहे हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि लाइबोर से हम लोग पीछे हट रहे हैं, माईफोर से हम लोग पीछे हट रहे हैं। इसके बदले में ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स का बास्केट दिया है, आरबीआई ने सजेस्ट किया है, जिसमें कि एसओएफआर है, ठीक है, ये यूएस का बेंचमार्क रेट है। फिर आपका टाइबोर है, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट, ये जापानीज है। फिर है आपका शाइबोर, संघाई इंटरबैंक ऑफर रेट, ये चाइनीज है। और फिर आपका है MMI4, मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, तो ये इंडिया का ही है। तो आरबीआई ने बोला है कि आप लाइबोर से पीछे हटो, माईफोर से पीछे हटो, और आप इनमें से किसी एक अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट का इस्तेमाल करो, एसओएफआर, टाइबोर, शाइबोर या फिर MMI4, मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, ठीक है। तो खैर ये सब जो भी है आपको ये पता होना चाहिए कि लाइबोर को एडमिनिस्ट्रेशन आईएमएफ नहीं करती थी, ठीक है, इसको एडमिनिस्टर करती थी यूके की ही बैंक्स की कुछ एसोसिएशन इसको आपका एडमिनिस्टर करती थी दोस्तों।
तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR इज आर करेक्ट? तो SDR आपको पता है कि ये कोटा आधार पर होता है जिसको कि IMF देता है हर कंट्रीज को, ठीक है। तो पहले देखिए कि इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द IMF टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर्स कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स। ये बिल्कुल सही है कि ये मेंबर कंट्रीज का ऑफिशियल रिजर्व है। जैसे कि अभी इंडिया में RBI जो है एक फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करके रखता है, तो इस फॉरेक्स रिजर्व के एडिशन में ये आपका SDR रिजर्व है, ठीक है। इसको ये सप्लीमेंट करता है, मतलब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अगर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो लाइबिलिटीज है उसको मीट करने में अगर अनेबल रहता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इंडिया कहाँ जा सकता है? IMF के पास जा सकता है और अपने SDR में से फंड एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इट इज नीदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द IMF। बिल्कुल, ये कोई करेंसी नहीं, SDR एक करेंसी नहीं, SDR एक बास्केट ऑफ करेंसी है। और दूसरी बात क्या है कि SDR एक क्लेम IMF पर नहीं है, SDR एक पोटेंशियल क्लेम हो सकता है, यानी हम लोग वहां से पैसा ले सकते हैं, बट ये एक क्लेम नहीं है, ये पोटेंशियल क्लेम है ऑन करेंसी। जो SDR बास्केट में जो 5 करेंसीज हैं उन करेंसीज पे में के रूप में ये एक पोटेंशियल क्लेम है, ठीक है। तो ये IMF के अगेंस्ट ना ही एक करेंसी है एक IMF की, और ना ही ये IMF के अगेंस्ट एक क्लेम है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है? करेक्ट है दोस्तों। तीसरा देखिए, इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ करेंसी वेयर करेंसीज ऑफ ऑल IMF मेंबर्स आर प्लेस्ड फॉर कंपेरिजन। नहीं, करेंसी ऑफ ऑल IMF मेंबर्स नहीं है इसमें टोटल 5 ही करेंसी है, जिसमें कि एक है US डॉलर, आपको याद रखना है US डॉलर, फिर है यूरो, फिर है आपका जापानीज येन, फिर है पाउंड स्टर्लिंग, और फिर है आपका चाइनीज रेमनिम्बी। आपको याद रखना है डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज रेमनिम्बी। तो ये आपको याद रखना है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, IMF के सारे मेंबर्स के करेंसीज इसमें नहीं आते हैं। तो खैर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द अर्ली हार्वेस्ट स्कीम? ठीक है, तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम इज ए सक्सेसर ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये गलत है दोस्तों। देखिए, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा तो एक कंट्री को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बहुत सारा टैरिफ को रिड्यूस करना होगा, बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले जो है एक छोटा मोटा एग्रीमेंट, जिसमें मान लीजिए कि सारे प्रोडक्ट्स पर हम लोग टैरिफ को नहीं घटा रहे हैं, सर्विसेज पर टैरिफ नहीं घटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स वगैरह पर हम लोग टैरिफ वगैरह को घटा दे रहे हैं, और इसी चीज़ को बोला जाता है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। तो ये एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रीकर्सर है, सक्सेसर नहीं प्रीकर्सर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम इज ए प्रीकर्सर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, इट इज प्राइमरली ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। बिल्कुल, तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के बाद अगर दो कंट्रीज को ऐसा लगता है कि हम दोनों अगर टैरिफ को घटाते हैं तो दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो फिर वो लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, यानी कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, दिस हेल्प्स द टू ट्रेडिंग कंट्रीज आइडेंटिफाई सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर टैरिफ लिबरलाइजेशन। तो इसके हेल्प से कंट्रीज को ये पता चलता है कि हम लोग किस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ वगैरह को लिबरलाइज कर सकते हैं और किस प्रोडक्ट पर हम लोग टैरिफ को लिबरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज? तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज बेसिकली क्या होती है? जैसे कि एक इंडिया है और US है, इंडिया के कुछ इन्वेस्टर्स US में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और US के कुछ इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि इंडिया में जो US के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया उनको एकदम प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, और इंडिया की ही जो कंपनीज है उनके इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन US जो है वो इंडिया की कंपनीज को भी बराबर प्रेफरेंस दे रहा है और US की कंपनीज को भी बराबर प्रेफरेंस दे रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है? US के अगेंस्ट है, ठीक है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इसीलिए साइन की जाती है कि अगर मैं आपके कंपनीज को अगर मेरे कंट्री में आते हैं तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट पे प्रेफरेंस देता हूं या फिर डोमेस्टिक कंपनीज के इक्वल ट्रीट करता हूं, तो आपको भी सेम टू सेम बिहेवियर शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज को अग्री किया जाता है इन द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। ऑलराइट, तो आप इसको समझ गए होंगे।
अब इसका स्टेटमेंट्स देखिए, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, बिल्कुल टोटली एक करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इम्पोजेज ऑब्लिगेशंस ऑन होस्ट स्टेट्स टू अकॉर्ड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ये चीज़ है ना कि जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको भी इक्विटेबल ट्रीटमेंट करिए, तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखिए, एज पर मॉडल BIT bilateral investment treaty in 2016, India moved away from an overly investor friendly approach to a somewhat protectionist approach concerning foreign investments। देखिए स्टेटमेंट आपको लग सकता है कि गलत है, बट ये बिल्कुल सही है। जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2016 है, इसके तहत हम लोग इंडिया के कंपनीज को थोड़ा ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। ये एक ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मेक इन इंडिया प्रमोट हो, मेक इन इंडिया प्रमोट हो, आत्मनिर्भर भारत हो। खैर आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट बाद में आया है, बट हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो है इंटरेस्ट वो सेक्रीफाइस ना हो, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपनाए हैं फ्रॉम 2016। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। तो 39 का क्या कहता है? डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक होता है पेग्ड या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज सिस्टम, और दूसरा है आपका मार्केट बेस्ड या फिर फ्लोटिंग करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पेग्ड या फिर फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी का वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं, मतलब घटाते हैं तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, और बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है, मार्केट बेस्ड करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम में या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी का वैल्यू खुद से बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एप्रिसिएशन, और घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आइए स्टेटमेंट्स देखिए। डिवैल्यूएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू ए फॉरेन करेंसी इन ए सिचुएशन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए लंबा स्टेटमेंट लिखने से कुछ मतलब नहीं है। ये बोला डिवैल्यूएशन में मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगा करेंसी को, बट डिवैल्यूएशन होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, आपका पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो यहाँ मार्केट डिसाइड नहीं करते, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। पहला स्टेटमेंट यहीं पर हो गया आपका गलत। फिर दूसरा देखिए, डिवैल्यूएशन टेक्स प्लेस अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वेयर एज डिप्रिसिएशन टेक्स प्लेस अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो ये भी बिल्कुल सही। डिप्रिसिएशन जो है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल या मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, और डिवैल्यूएशन आपका पेग्ड या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ओनली। ये क्वेश्चंस जो है ना दोस्तों, कितना भी लंबा स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, आप गलत नहीं करेंगे अगर आप कॉन्सेप्चुअली वीक नहीं है तो। एनीवे दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई विल जस्ट रीड इट आउट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो फॉरेक्स जो रिजर्व होता है उसमें क्या क्या होता है आपको बताना है कि क्या उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, क्या उसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR होता है, क्या उसमें फिएट मनी होता है, क्या उसमें रिजर्व ट्रांसपोजिशन होता है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यही फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ और भी जगह पर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेलेवेंट कंटेंट डायरेक्टली मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।